हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है भाग 2, उसका हम लोग सेट नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 2 है यह, और भाग 1 जो था उसको हमने कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है भाग 1 वाले वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है भाग 2, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास पत्र पर संख्या 2 दिया गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देख करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि केशिकत्व यानी कि कैपिलरी प्रक्रिया होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर होते चलेंगे। देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो आकर्षक बल है उसको ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, और दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। आसंजक बल के ससंजक बल से अधिक होने की स्थिति में केशिकत्व प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि आसंजक बल के ससंजक बल से अधिक होने की स्थिति में केशिकत्व की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अक्सर छोटे छोटे कीट यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं जल की सतह पर तैरते नजर आते हैं, ऐसा मुख्यतः किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत यह प्रैक्टिस बुक है। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक अंत तक इस सेट को लगाइए और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिक होने पर तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति अधिक होने पर तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ओडोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग जो है यह गाड़ी के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने हेतु इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए गाड़ी के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, और वायुमंडलीय दाब मापन के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊष्मा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए माध्यम की आवश्यकता इसमें से विकिरण में नहीं होती है। विकिरण के अंतर्गत ऊष्मा का स्थानांतरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इसमें से कहा रहा है कि तापमान की इकाइयों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंधों को स्थापित करने वाला सही फार्मूला इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो सही फार्मूला दिया गया है वो आपका कौन सा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, सी यहाँ मैं शुद्ध कर देता हूँ, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273। यहाँ पर 273 हो जाएगा, बटा 5 होता है। तो अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये सही होगा, लेकिन इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुदैर्घ्य तरंगों यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण इसमें से ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग हो जाएगा। देखिए तालाब में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो हैं ये अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है, लेकिन प्रश्न में अनुदैर्घ्य पूछा गया है, तो अनुदैर्घ्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ कोशिकांग दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कार्य प्रणाली दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन सही दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सही है। केंद्रक डीएनए संग्रहण और लाइसोसोम जो है यह वसा का उत्पादन गलत दिया गया है।
लाइसोसोम जो है ये प्रोटीन का विघटन करता है, न कि वसा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 20 वाट एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन बिजली की खपत होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी डाटा दे सबको आप ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 वाट 10 घंटे 30 दिन बटा 1000 कर दीजिएगा। देखिए ऊपर 3 जीरो दिया गया है तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 6 यूनिट दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में एक समान परमाणु होते हैं। एक समान परमाणु इसमें से प्राकृतिक तत्व में होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है फ्रेंड्स तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए रसायन विज्ञान का पिता, और ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अब तक हमने 2 सेट कवर कर लिया बिहार स्पेशल करंट अफेयर का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए रसायन विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि किसको कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एंटनी लेवोजियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मजबूत अम्ल यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वह अम्ल होता है जिसका पीएच मान, उसका पीएच मान 0 से लेकर के 3.5 होता है। तो यहाँ 0 से 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये कहा जाता है जेनॉन को। यह एक अक्रिय गैस है। आर्गन, हीलियम, नियोन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सभी जो हैं अक्रिय गैस हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सभी विकल्प को आप देख लीजिए। ठीक है, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोमबत्ती के जलने के समय रासायनिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होते हैं। मोम के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एवं ऊर्जा की प्राप्ति रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ठोस मोम का द्रव मोम में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मोमबत्ती के जलने से भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मिकल्चर केचुआ पालन, विटीकल्चर जो ये फूलों की खेती नहीं, अंगूर की खेती, अंगूर की जो खेती ये विटीकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन कौन सा है, तो यह इंसुलिन है। इंसुलिन जो है फ्रेंड्स यह अग्नाशय से स्रावित होता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग है। तो देखिए इसमें से जो छोटी आंत का भाग हो जाएगा वो उसमें से आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ड्यूडेनम हो जाएगा, उसके बाद जेजनम हो जाएगा और इलियम हो जाएगा। ये सभी छोटी आंत के भाग हैं। सीकम जो है यह लार्ज इंस्टेंटाइन यानी कि बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा छोटी आंत का भाग है, तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पादप हार्मोन्स में से कौन सा उसके कार्य से सही सुमेलित नहीं है। ये सभी पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन जो है यह पादप कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, सही दिया गया है। साइटोकाइनिन पादपों में कोशिका का विभाजन में सहायक होता है। एथिलीन जो है यह बीजों के अंकुरन में सहायक नहीं होता है। एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक होता है। अच्छा, फूलों के खिलाने के लिए फ्लोरोजिन्स है। ठीक है, फ्लोरोजिन्स ये भी पादप हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। तो ये गलत दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन मूलतः किस अंग के द्वारा होता है। तो आपको पता है कि लीवर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ये सेंट्रोजोम के द्वारा होता है, यानी कि तारकाय के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन को दर्शाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो हैं यह विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फिलॉसफी जूलॉजिकल किसकी पुस्तक है। फिलॉसफी जूलॉजिकल जो है ये लैमार्क की पुस्तक है। ठीक है, लैमार्क की पुस्तक है जिसमें इन्होंने जीव विकास को तर्क संगत ढंग से समझाया है। तो लैमार्क हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप एवं जंतुओं के बीच कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक किसे माना जाता है? तो पादप और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है यह किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स यह माना जाता है यूग्लिना को। यूग्लिना जो है फ्रेंड्स यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्रजाति है, एक कोशिकीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक कोशिकीय, तो ये यूग्लिना हो जाएगा। और देखिए ये जो आर्कियोपटेरिक्स है, आर्कियोपटेरिक्स यह पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच की कड़ी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है, यहाँ पर देखिए विटर्निन, यह पपीता में नहीं, विटर्निन जो है यह चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, कैप्सिसिन यह मिर्च में पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक मछली यानी कि मत्स्य प्रजाति है? जेलीफिश जो है, जेलीफिश यह आता है आपका निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत। स्टारफिश जो है यानी कि तारा मछली यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। ट्यूना जो है यह मत्स्य वर्ग में आता है, मछली की प्रजाति में। उसके बाद देखिएगा कि साइनोवियल ज्वाइंट्स में पाइवट ज्वाइंट्स किस स्थान पर होता है? तो देखिए साइनोवियल ज्वाइंट्स में जो पाइवट ज्वाइंट्स है यह होता है रीढ़ की हड्डी एवं खोपड़ी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त किस रुधिर वाहिनी से होकर के जाता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से होकर के जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा कि कभी कभी जन्मजात शिशुओं में फोरमेन ओवली, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फोरमेन ओवली यहाँ पर लिखा गया अंग्रेजी में भी, कि बंद न होने पाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये रोग हो जाता है साइनोसिस हृदय रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जन्मजात शिशु के जन्म के समय की ही उनके हृदय के दोनों आलिंदों के बीच छिद्र होता है जिसे फार्मोन ओवली कहते हैं। जन्म के कुछ समय बाद के सामान्यतः 20 से 30 दिन में यह बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह बंद नहीं हो पाता है। इससे नवजात शिशु के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है जिससे कि उनका शरीर नीला पड़ने लगता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स मगरमच्छ जो है यह सरीसृप में आता है और सरीसृपों में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें मछली में, तो मछली में 2 चैम्बर पाया जाता है। उसके बाद छिपकली में 3 चैम्बर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। छिपकली सरीसृप में आ जाएगा तो 3 चैम्बर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये आपको पता है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रांस न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 2021 में इसे प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक कौशिक बसु के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी जो है यह 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। 30 अप्रैल 1908 को इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर के मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद देखिए ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जब देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में कायथा संस्कृति दिया गया है। तो देखिए कायथा संस्कृति जो है और मालवा संस्कृति ये दोनों जो है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, तो ये गलत दिया गया है सुमेलित। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न कर रहा है कि वैदिक कालीन सप्त सैंधव प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं थी? सप्त सैंधव में जो है कौन कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी यानी कि झेलम नदी, उसके बाद अस्किनी नदी यानी कि चेनाब नदी, पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी, शत्रुदी नदी यानी कि सतलज नदी और बिपाशा नदी यानी कि ब्यास नदी। इसमें देखिए यमुना और नर्मदा शामिल नहीं था, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया गया, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी नहीं है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व 5 सन्यासियों के साथ तपस्या किस स्थान पर की थी? तो इन्होंने तपस्या जो है 5 सन्यासियों के ज्ञान प्राप्ति के पूर्व 5 सन्यासियों के साथ तपस्या जो किया था इन्होंने किया था बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रजा के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहने की विशेषता के तौर पर विख्यात है। तो यह शासक सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने कहा था, उसने घोषणा किया था कि वह प्रजा के कार्यों और हितों के लिए हर स्थान पर हर समय हमेशा उपलब्ध है। तो ये अशोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मगध महाजनपद ने सर्वप्रथम किस महाजनपद को जीत करके स्वयं में विलय किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मगध के शासक जो बिंबिसार थे, इन्होंने अंग राज्य को शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसा पहला राज्य था अंग जिसे जीत करके मगध में मिलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क द्वारा संरक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं था। तो देखिए इसमें से अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, वशिमित्र थे। पतंजलि जो थे फ्रेंड्स, यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे, राज पुरोहित थे। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र शुंग से ये संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो इसमें से कौन नहीं थे, वानभट्ट नहीं थे। ठीक है, वानभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वानभट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित इन्हीं की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ युद्ध दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे वर्ष दिया गया है। तो देखिए इसमें से अगर हम पानीपत का प्रथम युद्ध करें तो ये 1526 होगा, न कि 1527। तो ये गलत है। तराई का प्रथम युद्ध 1191 सही दिया गया है। तराई का दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और गोरी दोनों के ये दोनों युद्ध था। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच में, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, चलिए इसमें जीत गया था मोहम्मद गोरी और दूसरा युद्ध में भी जीत गया था तराई का, और चंदावर के युद्ध में भी जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों में से सही जो है कालक्रम बताना है। तो देखिए इसमें से सही कालक्रम आपको चुन करके बताना है, बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आराम शाह हो जाएगा, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी दिया गया है। ठीक है, बी जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विवेकपूर्ण योजनाओं लेकिन उसके क्रियान्वयन में विफलता के कारण उसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था फ्रेंड्स, यह जितने भी मध्यकालीन सुल्तान थे उनमें सबसे सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था ये जो था ये एला सापल की संधि के तहत खत्म हुआ था, ये सही दिया गया है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह फ्रेंड्स आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था मद्रास की संधि के तहत, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित थी। तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो थी फ्रेंड्स, यह तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह 1817 से 1819 के दरमियान हुआ था। और देखिए इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से नहीं जुड़ा था। तो देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना जो है यह 1902 को प्रमथनाथ मित्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रमथनाथ मित्र के द्वारा किया गया था 1902 में। और देखिए इससे जुड़े नहीं थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो थे ये नहीं जुड़े थे। वीडी सावरकर अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना इन्होंने 1904 में किया था महाराष्ट्र में। सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ सत्य प्रकाश लिखा गया, सत्यार्थ प्रकाश नहीं। सत्यार्थ अगर लिखा रहता तो ये दयानंद सरस्वती हो जाता। सत्य प्रकाश जो पत्रिका था यह समाज सुधारक करसोन दास मजली ने 1852 में गुजराती भाषा में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए
पत्रिका यहाँ निकाली थी, तो करसोन दास मजली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कुरीतियों को दूर करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से दर्पण नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किसके द्वारा किया जाता था? तो बंबई के बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रथम सुधारकों में से थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। कुरीतियों को दूर करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1832 में उन्होंने दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तो ये बाल शास्त्री जावड़ेकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यहाँ पर देखिए लिखा गया है के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में कुल प्रजनन दर निर्धारित प्रतिस्थापन दर 2.1 से अधिक है? तो 2.1 से अधिक जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार ये मेघालय में है, बिहार में है और मणिपुर में है। केवल 3 राज्य में है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनमें से 1 से अधिक बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ है, मणिपुर है, उसके बाद मेघालय भी है और बिहार भी है। इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि शेर शाह के मकबरा का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है और इसका निर्माण कार्य स्वयं शेर शाह ने अपने जीवन काल में आरंभ कराया था, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था वो इस्लाम शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो ये पटना में 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में किया गया था, 1632 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? तो ये 1713 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 54 नंबर देख लीजिएगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो बिहार का उपदीवान जो है यह सिताब राय को नियुक्त किया था, जबकि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को उपदीवान नियुक्त किया था। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, प्रश्न में बिहार पूछा गया है तो ये सिताब राय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी जो है फ्रेंड्स यह प्राप्त 12 अगस्त 1765 को हुई थी। पटना हत्याकांड संबंधित है। पटना हत्याकांड जो था ये 1763 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये संबंधित है मीर कासिम से। देखिए मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना में गिरफ्तार 198 कैदियों, जिसमें से पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, उसकी हत्या करवा दी थी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। तो देखिए मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर लाया था। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी को मुर्शिदाबाद लाया था। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने लाया था। सर्वप्रथम पृथक बिहार राज्य की मांग वर्ष 1906 में किसने प्रस्तुत की थी? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पीर अली के नेतृत्व में पटना में वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह शुरुआत हुई थी, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा 3 जुलाई 1857 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व प्रदान किया था तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक जो थे ये कौन थे फ्रेंड्स? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दरभंगा राज्य के मैदान में 1909 में बिहार बॉयज एसोसिएशन के नाम से युवाओं का एक संघ स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना का श्रेय श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा को दिया जाता है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स यह विधवा विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1850 में विधवा विवाह समाज, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई थी? तो फ्रेंड्स यह चलाई गई थी किसके मध्य में? तो यह चलाई गई थी बताइए कोलकाता से आगरा के बीच में। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता से आगरा के बीच में दिया गया है। उसके बाद देखिए अबुल फजल ने किस मुगल शासक को इंसान एक कामिल कह करके संबोधित किया है? तो देखिए फ्रेंड्स अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कह करके संबोधित किया है, तो हुमायूं हो जाएगा। चलिए, और इसका मतलब क्या होता है? इंसान कामिल, यानी कि पूर्ण मनुष्य,
ठीक है, पूर्ण मनुष्य। उसके बाद देखिएगा कि अगस्त घोषणा। अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे 1917 लिखा गया है, अगस्त डिक्लेरेशन। अब क्लियर हो जाएगा कि यह किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मैंटिगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और अगस्त घोषणा है जो कि कब हुआ था, तो फ्रेंड्स वो 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1904 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जनेऊ आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चलाया गया था, तो ये जनेऊ आंदोलन जो था यह कहाँ चलाया गया था फ्रेंड्स, यह चलाया गया था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान तथाकथित उच्च जातियों के जनेऊ धारण के अनन्य अधिकार के विरुद्ध तथाकथित निम्न जातियों के द्वारा जनेऊ आंदोलन अर्थात जनेऊ धारण आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह है। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1940 में पवनार से किया था। ठीक है, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ध्यान रखेंगे। और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध का सुझाव दिया था, तो फ्रेंड्स यह सुझाव दिया था अरविंद घोष ने। उसके बाद देखिए लंदन में भारत के उच्चायोग के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसका सृजन जो था फ्रेंड्स यह किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। साथ ही भारत सचिव की शक्तियां भी कम कर दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रतिउत्तरवादी गुट का सदस्य नहीं था। देखिए प्रतिउत्तरवादी गुट था और एक और गुट था, वो था अप्रतिउत्तरवादी गुट। ठीक है, एक था अप्रतिउत्तरवादी गुट। तो देखिए प्रतिउत्तरवादी गुट में जो थे इसमें कौन कौन से थे, तो देखिए एक तरफ थे इसमें मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर। वहीं अप्रतिउत्तरवादी में कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका एनसी केलकर और मदन मोहन मालवीय, यानी कि एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रतिउत्तर और अप्रतिउत्तर क्या था, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और इसके नेताओं ने चुनाव में भाग भी लिया था। आगे चल करके यह पार्टी क्या हुई, सरकार के साथ सहयोग के मुद्दे पर दो भागों में बट गई थी। एक था प्रतिउत्तर जिसके साथ कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर थे। दूसरा था अप्रतिउत्तरवादी जिसमें कि मोतीलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार सूक्ष्म यानी कि यहाँ पर देखिएगा माइक्रो उद्यम की परिभाषा क्या है, तो सूक्ष्म जो है 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपया तक का टर्नओवर है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया तक निवेश और 5 करोड़ रुपया तक का टर्नओवर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर लघु पूछे तो 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर यहाँ पर दिया गया है। और वहीं अगर मध्यम पूछे तो 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का टर्नओवर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए स्टैंड अप इंडिया जो था यह शुरू कब किया गया था, तो 2016 में शुरू किया गया था। और यह किस मंत्रालय के द्वारा, तो वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो कि गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के सभी जो है सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसमें से देखिए उत्पाद शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर संचय यानी कि डिविजिबल टैक्स पूल में से कितना प्रतिशत राज्यों को से यहाँ पर देखिए 2022 से लेकर के 2025-26 की अवधि के लिए देने की संस्तुति की है। तो सबसे पहले देखिए ये जो 15वां वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष NK सिंह है। ठीक है, और सही उत्तर इसका हो जाएगा 41%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूरा देखिए PMJAY सेहत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यह योजना जो है जम्मू कश्मीर में निवास करने के सभी परिवार का सही है। इसके अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा, सही है। यह योजना जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, सही है।
इसके लाभार्थी इकाई परिवार होता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी जो है फ्रेंड्स सही दिए गए हैं, ठीक है, सभी के सभी जो है ये सही दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 49 से बढ़ा करके 74%। उसके बाद देखिएगा कि फिलिप्स वक्र, यहाँ पर देखिए फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किस के बीच संबंध को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सतत विकास लक्ष्यों SDG 8, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला लक्ष्य SDG 1 क्या है। तो देखिए SDG 1 में नो पॉवर्टी आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नो पॉवर्टी हो जाएगा। SDG 2 में क्या आ जाएगा, SDG 2 में तो इसमें जीरो हंगर आ जाएगा। उसके बाद SDG 3 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ जाएगा। SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा। तो सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए RBI की मौद्रिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सीधी कार्रवाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद सीधी कार्रवाई जो है यह क्या है, तो सीधी कार्रवाई के अंतर्गत यानी कि डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत RBI उन बैंकों को दंडित करती है जो RBI के मापदंडों अथवा दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। समन्वित बाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स यह जो प्रारंभ की गई थी 1975 में की गई थी। उसके बाद देखिएगा UNFCCC यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 किस स्थान पर होना प्रस्तावित है। तो ये हो चुका है ग्लासगो में, तो ऊपरिक्त में से कोई नहीं क्योंकि ग्लासगो। और COP27 का आयोजन जो होगा ये कहाँ पर होगा, तो मिस्र में किया जाएगा, ठीक है, इजिप्ट में किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 84 नंबर देखिएगा किस देश में रामसर साइट्स की संख्या सर्वाधिक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो 49 है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय भारत में रामसर साइट की संख्या 49 है। कि भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2021 में अर्थ ओवरशूट दिवस जो है किस तिथि को घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स ये 29 जुलाई को किया गया। कब किया गया, तो 29 जुलाई को किया गया। उसके बाद देखिएगा कि किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट किस संधि या समझौते में संशोधन करता है। तो ये वर्ष 2016 में रवांडा के शहर किगाली में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से में संशोधन किया गया था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की अध्यक्षता करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो ये पाकिस्तान किया था। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है ये ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड का ग्लैंड शहर जो है वहीं पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो मेथड जो है इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। इन सीटू कंजर्वेशन, तो देखिए इन सीटू कंजर्वेशन जो है फ्रेंड्स इनमें क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए इन सीटू कंजर्वेशन में जैव रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो जूलॉजिकल पार्क है ना यह एक्स-सीटू, ठीक है, एक्स-सीटू जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है। तो देखिए नगोया प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 कि देश में भारत स्टेज 6 BS6 मानकों को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसके अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूछा जा रहा है। तो मोटर वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खमसिन नामक स्थानीय पवन किस देश में प्रवाहित होती है। तो खमसिन मिस्र में प्रवाहित होती है, आपको पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे अब कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। देखिए कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान की सीमा लगती है। आर्मेनिया, तुर्की और ये जो है आर्मेनिया तुर्की इसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा आर्मेनिया दिया गया है, ठीक है।
चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड देश है। तो देखिए इसमें से जो लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा वो आपका बोत्सवाना हो जाएगा। बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एटलस पर्वत श्रृंखला किस देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये है आपका एटलस जो है, यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में यह अवस्थित है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में विस्तारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत पर है। 2019 पूछा गया, आपको 2021 अब ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 24.56%। 2021 अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 24.62%। जरा आप कमेंट करके बताइए क्या मैं सही आंकड़ा बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा 98 नंबर कि भारत के किस राज्य के द्वारा चांदी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो चांदी का उत्पादन जो है यह राजस्थान में। सोना पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जो कि पटना में नहीं है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है यह धनबाद झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो काकरापार जो है यह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि कौन सा विकल्प सुमेलित है इसमें। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर सुधार करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं बना लीजिएगा। देखिए इसमें से जो है श्रीशैलम सुमेलित नहीं है, यह गोदावरी नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए बाकी देखिए सभी सुमेलित दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत में जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत जो है 4 वर्गों में वर्गीकृत राज्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इसके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था अपनाई गई थी। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ 4A में जो है यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 4A में क्या है, तो 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है कौन सा है, तो सही उत्तर इसका 323A हो जाएगा। 320 में लोक सेवा के आयोगों का कार्य है, ठीक है, लोक सेवा आयोगों का कार्य। 323 में लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन है और 323B में अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। उसके बाद देखिए 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये इसको रखा गया है 338B, ठीक है, 338B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। तो इसमें से देखिए अनुच्छेद 13 जो है यह लागू नहीं हुआ था। बाकी बहुत सारे अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए शक सम्मत आधारित कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले किसी विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होगा। तो यह है आपका अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 है यह। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के बावजूद निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बताइए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 359 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है यह मौलिक अधिकार को निलंबन जो है नहीं किया जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल की पदावधि होती है, राज्यपाल की पदावधि जो है यह निश्चित नहीं है, ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है और उसी के प्रसाद पर्यंत यह हटाया भी जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संसद सदन में गैर सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व कितने समय पूर्व सदन को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 30 दिन 1 माह। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव अथवा विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक और कटौती प्रस्ताव। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों पर लोकसभा को अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो केवल दिनेश गोस्वामी समिति को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी जो समिति है यह पंचायती राज से संबंधित है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक दिनेश गोस्वामी समिति यह चुनाव सुधार से संबंधित है। उसके बाद देखिए सितंबर 2021 में ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आभासी रूप से आयोजित हुआ था, अर्थात 14वां याद रखेंगे चाइना में आयोजित किया जाएगा 2022 में। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला कौन सा शिखर सम्मेलन था। तो फ्रेंड्स देखिए 2021 में 13वां जो ब्रिक्स समिट हुआ था, भारत ने इसकी मेजबानी की थी और भारत ने तीसरी बार इसकी अध्यक्षता किया था। तो देखिए तीसरा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत 2012, 2016 और अब 2021 में पिछले वर्ष इसका अध्यक्षता किया है। तो ध्यान रखेंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तीसरी बार भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्षता किया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है। तो यह की गई है तमिलनाडु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी भारत में बुजुर्ग 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में उसकी कुल आबादी की तुलना में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है। कुल आबादी बना लीजिए, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये आपका बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चर्चा में रहे निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखिएगा दुक्कुम पोर्ट, यह जो दुक्कुम पोर्ट है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, ओमान का बंदरगाह है, यमन नहीं, यह ओमान का बंदरगाह है, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल प्रतियोगिता में एमा रादुकानु ने किसे हरा करके खिताब अपने नाम किया था। तो देखिए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल विजेता एमा रादुकानु थी। पुरुष एकल विजेता पूछा जाएगा तो डेनियल मेदवेदेव थे। ध्यान रखेंगे एमा रादुकानु ने किसे हराया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने किसे हराया था, तो सही उत्तर हो जाएगा लेगलाग फर्नांडिस को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि AI फॉर ऑल, ठीक है, AI फॉर ऑल पहल किसके द्वारा आरंभ की गया है, फार है ये शायद। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंटेल इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जून 2021 में G7 की 47वीं समिट कहाँ संपन्न हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका कार्नवाल इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला प्रथम देश बना है। तो यह देश बन गया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स ये देने की घोषणा किसको की गई है, तो राइट आंसर इसका संजय दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2020-21 में बजटीय अनुमान के तहत राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये कितना किया गया है, यह किया गया 6.8%, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि 2021 अगस्त में संपन्न टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि जो समापन समारोह है उसमें ध्वजवाहक कौन थे। तो फ्रेंड्स ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे। तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 स्वर्ण पदक था। उसके बाद बात करें तो 2 रजत पदक था और उसके बाद 4 जो था कांस्य पदक था। 7 टोटल था, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की हैं। तो एंड्रिया मेजा जो है फ्रेंड्स यह कहाँ की हैं, तो ये मैक्सिको की हैं, ठीक है, मैक्सिको की। और भारत की जो एडेलिन कैस्टेलिनो थी ये तीसरे नंबर पर रही थी, मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विजेता कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसके विजेता बने हैं डेविड डियोप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेविड डियोप, ठीक है।
चलिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यह मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश, तो यह देश बन गया है अल सल्वाडोर, जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, यह पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में IPCC, यहाँ देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी आकलन रिपोर्ट यानी कि असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। IPCC की यह कौन सी रिपोर्ट है? तो यह जो है इसकी छठी रिपोर्ट है। ठीक है, इसकी छठी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की गई थी, यह छठी रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, देश की चयनित 100 स्मार्ट शहरों की परियोजना के अंतर्गत पैसा खर्च करने की रैंकिंग में बिहार की राजधानी पटना का स्थान क्या है? तो पटना का स्थान जो है ये 62वां है। ठीक है, 62वां है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और पहला स्थान जो है ये भोपाल का है, मध्य प्रदेश का भोपाल का। बिहार सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे फ्रेंड्स, ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 14 दिसंबर 2021 मध्यरात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की गई है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 14 सितंबर 2021 याद रखेंगे। देश में पहली बार किस जिले की जेल में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, यह जेल बांका का है, बांका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्खा सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गया में किया जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा जो ये दर्ज की गई है बिहार में की गई है। कहाँ पर? बिहार में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सबसे कम केरल में की गई है। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये रूस से खरीदेगा। तो देखिए, रूस ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीते थे। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। तो 8, 5, 13 और 6, 19, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक NATRAX भारत के किस शहर में बनाया गया है? नेट्रैक्स, ये जो है भारत में कहाँ बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इंदौर में। ठीक है, इंदौर में यह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द हरित धारा का संबंध किससे है? तो हरित धारा का संबंध गैर मैथेनिक पूरक पशु आहार से है। ऑप्शन नंबर इसका जो है गैर मैथेनिक पूरक पशु आहार से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 41 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। फटाफट मैं इनका आपको आंसर बता देता हूँ। 12,500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तब तक आप वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए। अपना स्कोर जरूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 36 और 15 हो जाएगा इसका। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 44 का देख लीजिए, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका 145 का जो है आपका हो जाएगा कितना? 500। तो देखिए ऑप्शन में 500 नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। यूरिया की कुल मात्रा 500 ग्राम होगा, किलोग्राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। 147 का देख लीजिएगा, 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6400 रुपया। उसके बाद देखिएगा 149 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 250 रुपया। और आखिरी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका 500 मत हो जाएगा।